नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है उत्तर भारत की खबरों में। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि यह अक्षम्य अपराध है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि हम हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, वे मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण भी रहने की हकदार नहीं रह गई है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हैं कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा, समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, वे आज जनता का गुस्सा देखकर 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। देश के प्रधान सांसद क्योटी, यह पता चले कि प्रधान सांसद क्योटो में भी हारते हुए जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने ही उनके साथ नहीं है। अब मन की बात नहीं चलेगी, अब संविधान की बात होगी। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। देखिए, जो जनता का गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें रही हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं, वो आज कोई भी वादा उनका पूरा नहीं है। जहां महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर पहुंचा है बेरोजगारी, और फिर उनकी भाषा देखिए, उनकी भाषा बदल गई है। जो भाषण में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका चुनाव है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता का गुस्सा देकर के वो नारा 400। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी में आया हूं। आज छठे चरण का चुनाव प्रचार समाप्ति की ओर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी का एजेंडा जातिवाद और परिवारवाद का है। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने ओबीसी के शपथ पत्र को रद्द करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। वहीं उन्होंने एनडीए पर बोलते हुए कहा कि आने वाले चुनाव परिणाम में 4 जून को एनडीए 400 पार होगा और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। यह भगवान राम की धरती पर विराजते हैं और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं इस उत्तर प्रदेश की भगवान राम की इस भूमि पर मैं आया हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं छठे चरण का चुनाव आज समाप्ति की ओर है। आपने देखा होगा जो पार्टियां जिस आधार पर चलती हैं, ऐसा ये ईडी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, उनका जो एजेंडा है वो परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली है। अभी आपने देखा होगा कल की 2 बड़ी घटनाएं आपके सामने आई है। एक घटना तो वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी
ओबीसी के प्रमाण पत्र उन्होंने रद्द करते हुए ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यहां एक तरफा माहौल है। सपा बसपा कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक तरफा जीत होगी। एक तरफा वोटिंग है। सपा बसपा कांग्रेस ने जो सपा बसपा का ईडी गठबंधन है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और कुल मिलाकर जो भ्रम का जाल फैला रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा, ये होगा, वो होगा, आदरणीय मोदी जी के रहते हुए न आरक्षण समाप्त होना है न संविधान खत्म होना है। इसलिए जनता जनार्दन का पूर्ण विश्वास आदरणीय मोदी जी के साथ है। लोगों ने 14 के पहले यहाँ की स्थिति देखा है। बम फटते थे, काशी विश्वनाथ के संकट मोचन पर बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद भवन में। आज 14 के बाद कोई बम नहीं फटता है, शांति है। श्रीनगर में भी तिरंगा झंडा फटता है और भारत माता की जय होता है। अपना गरीबों लोगों का अपने। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं, इन सभी चरणों में मतदान 100% भाजपा के पक्ष में हुआ है। बाकी के जो 2 चरण बचे हैं उसमें भी भाजपा के पक्ष में बहुत बड़ा परिणाम निकल कर सामने आएगा। जो 400 पार का लक्ष्य है वो हर चरण के बाद हम पूर्ण कर रहे हैं और तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी प्लेसेस में पोल्स कंप्लीट हुआ है, इन सभी पोल्स में 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और बाकी जो 2 फेज दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में बहुत बड़ी परिणाम निकल कर आएगी। 400 पार भारतीय जनता पार्टी की जो अपना लक्ष्य वो हर फेज के बाद हम पूर्ण कर रहे हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के। सांसद एवं भाजपा नेता वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेताओं का नाम लिए बिना ही पहले नुक्कड़ सभा का शुभारंभ किया और सुल्तानपुर में शहर से किया। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि पिता संजय गांधी के नाते अब तक ये मेरी कर्म भूमि रही है। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर की मिट्टी से अपने पिता की खुशबू आने की भी बात कही। तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ लगी, लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मातृभूमि में आ गया। उत्तर प्रदेश के मऊ घोसी लोकसभा का चुनाव 7वें चरण में 1 जून को होना है, जिसमें सुभाषपा प्रत्याशी अरविंद राजभर और सपा प्रत्याशी राजीव रॉय दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के लिए उनके अपने अपने नेताओं और दोनों प्रत्याशियों में खूब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सपा से राजीव के लिए प्रचार करने के लिए आई जूही सिंह ने राजीव रॉय के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे और सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर ने राजीव रॉय पर जमकर हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। अब ये जो खटाखट कर रहे हैं ना, अभी फटाफट हटेंगे यहाँ से। अब फटाफट हटेंगे। 80 लोकसभा सीट में फटाफट हट रहे हैं। 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका। 6वें और 7वें चरण में आते आते ये साफ हो जाएंगे, फटाफट साफ होंगे। इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूं जनता के बीच में, और आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु ग्राउंड जीरो पर आकर ये देख रहे हैं कि जनता का उत्साह, जनता का समर्थन डॉक्टर अरविंद राजभर जी को छड़ी पर कितनी तेजी से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समयों में ये जो 2 लड़कों की जोड़ी चली थी, ये बच्चों की जोड़ी चली थी। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इन दोनों के चच्चा हैं और यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में चच्चा पूरा खेल कर चुके हैं।
कि अब समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के नेता आपस में लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने जा रहे हैं। देखा जा रहा है तो 4 जून 400 पार और 10 जून विरोधियों की हालत खराब। जो लोग आज गर्मी में घूम रहे हैं, ये गर्मी चल रही है ना, जैसे मौसम की गर्मी चल रही है वैसे ही यहाँ छड़ी की गर्मी बहुत ज्यादा है। देश में मोदी जी की जो लहर चले उसकी गर्मी ज्यादा है और जैसे जैसे नजदीक चुनाव आएगा इस गर्मी में विरोधी पिघल जाएंगे। वो सड़क पर देखने लायक नहीं रह जाएंगे कि हमको वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ तो जनता हमारे साथ चल रही है, विरोधियों को जनता मिल नहीं रही है। इस चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग को भी पता चल जाएगा कि जब 1 तारीख को वोट पड़ेगा तो खनन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाना एसडीएम किशनी को भारी पड़ रहा है। खनन माफिया मैनपुरी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। माफिया सिंडिकेट बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां पर जेसीबी संचालक एसडीएम को गाड़ी से कुचलने की धमकी दे रहा है। साथ ही एसडीएम के आने पर जिंदा वापस न जाने की भी धमकी मिली है और इसका ऑडियो भी सामने आया है, जहां पर एसडीएम के लिए खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ऑडियो वायरल होने पर प्रशासन के इकबाल पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मामला? सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो संज्ञानित हुआ है। ये तहसील किस्नी के संदर्भ में है संज्ञानित वायरल वीडियो। उसके संदर्भ में संबंधित एसडीएम जो कि एसडीएम किस्नी है उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि जांच कराते हुए अपेक्षित विधिक कार्रवाई तर्कसंगत ढंग से सुनिश्चित कराएं। इस तरीके के जो चला रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसी के संदर्भ में तो कार्रवाई करने गए थे, जैसा संज्ञानित हो रहा है वायरल ऑडियो से, और उसी के संदर्भ में दोबारा उनसे कहा गया है कि तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। जिसको आप जांच की बात कर रहे हैं उन्हीं को जान से मारने की धमकी दे रहा है दबंग व्यक्ति। वो धमकी जो दे रहा है वो संबंधित एसडीएम ही तो है हमारे, तो उन्हीं को जांच करनी है। वो जांच करें अपने स्तर से और कार्रवाई करके अवगत कराएं। ऐसे खनन माफिया के खिलाफ कैसी कार्रवाई करेंगे आप? तो दोनों बार वही कहा, सख्त से। कौशाम्बी जिले में एक कोटेदार की करतूत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कैमा गांव के कोटेदार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोटेदार ईंट रखकर राशन बेचते हुए दिखाई दे रहा है। इस कोटे की दुकान से करीब 10 छोटे बड़े गांव के गरीब जरूरतमंद जनता को सरकार से मुफ्त राशन योजना का लाभ दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कोटेदार दबंगई के बल पर तौल की मशीन पर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 ईंट रखकर अनाज तौल के देते हैं। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो किसी ने कोटेदार के कारनामे का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद जिला आपूर्ति विभाग के अफसर मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है मुझे, और इस पर टीम बनाते हैं और टीम बना करके जांच करते हैं और जांच का जो भी निष्कर्ष आएगा, यदि कोटेदार गड़बड़ी किया है या कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक दरोगा ने अपने ही पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। इस पूरे मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी दरोगा सचिन कुमार मूरल और उसके साथी अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि पूर्व में हरवंश मोहाल में तैनात रहे व वर्तमान में कोतवाली थाना में तैनात दरोगा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, फिर शादी करने से इनकार कर दिया। जबकि दरोगा सचिन पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई की गई अभी तक? ये थाना हरवंश मोहाल में एक एप्लीकेशन आई थी एक पीड़िता के द्वारा। ये आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं, इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे एसीपी थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का, और इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो एविडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो इसमें कार्रवाई की जाएगी और एविडेंस के आधार पे जो है वो नियमानुसार अरेस्टिंग और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी। प्रार्थना पत्र पहले भी दिया था काफ़ी लंबे समय से, फिर
कितना समय क्यों लग गया कि कार्रवाई करने में? ये चूँकि एसीपी कोतवाली है, वो इस पूरे प्रकरण को स्वयं देख रही थी और उनके द्वारा जो है जो फैक्ट्स थे उसको जब एनालाइज किया गया तो तथ्य सही पाए गए, उसी आधार